नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ इन राज्यों में चुनावी जंग की शुरुआत हो गई है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा और मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होना है। इन सभी 5 राज्यों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को कराई जाएगी। और बीजेपी ने आज ही 3 राज्यों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूचियां भी जारी कर दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव मैदान में उतारने का फार्मूला राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लागू किया है। राजस्थान में 7 और छत्तीसगढ़ में 3 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की चौथी सूची में 57 नाम है। प्रमुख नामों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी सीट बुधनी से चुनाव लड़ेंगे, ये उनकी अपनी सीट है। और साथ ही नरोत्तम मिश्र जो मंत्री हैं दतिया से चुनाव लड़ेंगे। गोपाल भार्गव रेहली से चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह खुरई से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत को सुर्खी से चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा है। अजय बिश्नोई की बात करें तो वो पाटन से चुनाव लड़ेंगे और साथ ही उमाकांत शर्मा सिरोंज से चुनाव लड़ेंगे। मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ इंदौर 4 से चुनाव लड़ने जा रही हैं, ये उनकी अपनी सीट है, वो मंत्री भी हैं। और तुलसीराम सिलावट जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं, वो सांवेर से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 7 सांसद मैदान में उतारे गए हैं। दिया कुमारी, इन्हें विद्याधर नगर से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला बीजेपी ने किया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पूर्व केंद्रीय मंत्री, इन्हें झोटवाड़ा सीट जो कि इन्हीं के संसदीय क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में आती है, वहां से बीजेपी ने उतारा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कि राज्यसभा के सांसद है, इन्हें सवाई माधोपुर से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। बाबा बालकनाथ अभी लोकसभा के एमपी हैं, इनको तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी ने उतारा है। नरेंद्र कुमार, इनको मंडावा से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। वहीं देवजी पटेल को सांचेर से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ की भी दूसरी सूची आ चुकी है, इसमें 64 नाम है। इससे पहली सूची में 21 नाम आए थे। इस तरह से 90 में से कुल 85 नाम बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में घोषित कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राजनांदगांव इनकी पुरानी सीट है, यहीं से चुनाव लड़ेंगे। किरण सिंह देव ये जगदलपुर से चुनाव लड़ने जा रही हैं। रेणुका सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो भरतपुर सोनत से चुनाव लड़ेंगे। संयोगिता सिंह जूदेव, इन्हें चंद्रपुर से बीजेपी ने उतारा है। और वहीं बृजमोहन अग्रवाल जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, रायपुर दक्षिण से चुनाव मैदान में उतारे गए। रंजना दीपेंद्र साहू को धमतरी से बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं अरुण साव जो कि सांसद भी हैं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी हैं, इन्हें लोरमी से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। गोमती साय ये भी सांसद है, इन्हें पत्थल गांव से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। तो ये कुल मिलाकर के बीजेपी ने अपना समीकरण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का सेट कर दिया है। क्या है बीजेपी के समीकरण और किस तरह से इनका असर पड़ेगा, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर ताकत क्या है, कमजोरी क्या है। अगर हम सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर बीजेपी की ताकत क्या है? संगठन की मजबूती, ये बीजेपी की ताकत है। पीएम मोदी का चेहरा, ये दूसरी बड़ी ताकत है। और साथ ही शिवराज सरकार की लोक लुभावन योजनाएं, ये भी बीजेपी की ताकत है। कमजोरियां क्या हैं? लंबे समय तक सत्ता में रहना। 2003 से बीजेपी लगातार यहां पर सत्ता में है, केवल 15 महीने के लिए सत्ता से बाहर रही। भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस लगातार सरकार के ऊपर लगा रही है, यह भी एक बड़ी चुनौती है। और साथ ही नेताओं की आपसी खींचतान, यह भी एक बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं कांग्रेस की ताकत क्या है? कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर पर सवार होना चाहती है। उसे लगता है कि बीजेपी का इतना लंबा शासन देखकर जनता ऊब चुकी है। उसे यहां पर परिवर्तन की भी आस है कि इतने लंबा समय हो चुका है, इसलिए अब उसे मौका मिलेगा। और साथ ही कमलनाथ का छोटा ही सही लेकिन जो भी कार्यकाल रहा उसकी उपलब्धियां, ये भी कांग्रेस अपनी ताकत बता रही है। कमजोरियां क्या हैं? कांग्रेस का संगठन बीजेपी की तुलना में काफी कमजोर है। नेताओं में यहां पर आपसी मतभेद है मध्य प्रदेश में, और युवा नेतृत्व का अभाव है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों जो नेता चेहरे हैं वो 70 के पार हैं। राजस्थान की बात कर लेते हैं। यहां पर कांग्रेस की ताकत क्या है? गहलोत सरकार की लोक लुभावन योजनाएं, एक के बाद एक घोषणाएं करना। गहलोत के अपने खुद के राजनीतिक दांव पेच, वो बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। और बीजेपी की अंदरूनी खींचतान, इसका भी फायदा कांग्रेस यहां पर राजस्थान में उठाना चाह रही है। कांग्रेस की कमजोरियां क्या हैं?
पायलट बनाम गहलोत की लड़ाई लंबे समय तक चली है, पिछले 5 साल तक लड़ाई चलती रही और राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज है। तो क्या इस बार भी ये रिवाज कायम रहेगा? ये भी कांग्रेस के खिलाफ जाता है। महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस का कमजोर रिकॉर्ड है, ये भी उसके खिलाफ है। बीजेपी की ताकत क्या है? कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई, पायलट बनाम गहलोत, ये बीजेपी उसका फायदा लेना चाहती है। सत्ता विरोधी रुझान, क्योंकि 5 साल सरकार रही है, कई मुद्दे बीजेपी ने खड़े किए हैं और साथ ही पीएम मोदी का नाम और काम, ये बीजेपी यहां पर अपना फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी की कमजोरियां क्या हैं? वसुंधरा राजे को चेहरा न बनाना, ये भी एक कमजोरी हो सकती है, इसका फायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश करे। साथ ही नेताओं में आपसी होड़ है मुख्यमंत्री बनने की, इसीलिए कई सांसदों को भी उतारा गया है, कई मंत्रियों को भी उतारने की बात हो रही है। और गहलोत सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी काट बीजेपी के पास क्या होगी, ये भी बड़े सवाल रहेंगे। तो इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। आशीष रंजन है, चुनाव विशेषज्ञ, गिरिजा शंकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और आरती जयरथ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले गिरिजा शंकर जी, आपसे शुरुआत करूंगा। मध्य प्रदेश में आखिरकार लिस्ट आ गई है, मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्रियों के नाम इसमें शामिल कर लिए गए हैं, तो कम से कम वो जो अटकलें चल रही थी कि शिवराज को किनारे कर दिया गया है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जो उनका एक इमोशनल कार्ड चला था बीच में, इन सबको लेकर के अटकलों पर लगता है कि अब विराम लग जाएगा। वो जो अटकलें हैं वो तो आज भी जारी हैं, क्योंकि उस पर पार्टी के अंदर एक लगता है मुझे कि कंफ्यूजन है, और उस कंफ्यूजन को पार्टी के बड़े नेता दूर कर सकते हैं कि ये जो बात उनको स्पष्ट करनी है कि जो चेहरा नहीं होगा और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शिवराज की भूमिका को लेकर जो अटकलें हैं वो चलते रहेंगी, वो उसमें कोई और बात नहीं, चाहे तो पार्टी उसमें कुछ अपना स्टैंड ले सकती है। लेकिन जो आज की लिस्ट है उसको आप देखें और जो 2 लिस्ट पहले निकली उसमें देखें तो बड़ा अंतर आपको नजर आएगा। मुझे लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी की बात का एक परसेप्शन है, या एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाती है सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ, विधायकों के खिलाफ, शायद पार्टी हाईकमांड वो नहीं मानती। आज जो लिस्ट है उसमें 24 मंत्रियों को दोबारा टिकट दी गई है, बहुत सारे सिटिंग एमएलए हैं उनको टिकट दी गई है, ऐसे एमएलए को भी टिकट दी गई है जो बीच बीच में बयान देकर पार्टी को, सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम करते रहे। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी हाईकमान ये नहीं मानती कि कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी है, और जो ये उम्मीद थी जो चर्चाओं में कि बहुत सारे विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, आमतौर पर वैसे भी 30% से ऊपर विधायकों के टिकट हर चुनाव में काटे जाते हैं, वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसा लगता है कि एक तो ये, दूसरा जो प्रयोग जो किया है बीजेपी ने, वो सारे प्रयोग उन सीटों पर किया है जो सीटें पिछले चुनाव में हार गई। पिछले चुनाव में हारने का मतलब ये नहीं है कि उन सीटों पर बीजेपी लगातार चुनाव हारती रही है। उनमें से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें पिछले 3 चुनाव में उसको सफलता मिलती रही है, केवल पिछला चुनाव बीजेपी उसमें हारी है। तो अब उसको फोकस करते हुए उसमें बहुत सारे प्रयोग किए गए, पार्टी में प्रत्याशी बहुत पहले घोषित किए गए, 3 केंद्रीय मंत्रियों को उन सीटों से उतारा गया, सांसदों को उतारा गया। तो दोनों में एक अंतर हमको दिखता है कि वैसा प्रयोग जो सिटिंग एमएलए हैं उनके साथ होता हुआ नहीं दिखता। जी, आरती जी को लाना चाहूंगा इस चर्चा में। आरती जी, आप किस तरह से देखती, पहले मध्य प्रदेश में प्रयोग की केंद्रीय मंत्रियों को उतारना, सांसदों को उतारना, अब राजस्थान में 7 सांसदों को उतार दिया गया, छत्तीसगढ़ में 1 केंद्रीय मंत्री समेत 3 सांसदों को उतार दिया गया। इस ट्रेंड को आप किस तरह से देखती? बीजेपी ये कहती है कि हर चुनाव नया चुनाव होता है, हर चुनाव में नए प्रयोग होते हैं। गुजरात में हमने देखा कि मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को टिकट नहीं दिया गया और उसी वजह से बीजेपी एक ऐतिहासिक जीत भी उसने वहां पर हासिल की। क्या लगता है ये प्रयोग जो है कामयाब हो सकते हैं, इस तरह के प्रयोग, जबकि केवल 6-7 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव बाकी हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा अंतर मुझे दिख रहा है बीजेपी की रणनीति में इस चुनाव के लिए, वो ये है कि वो कोई चेहरा आगे नहीं कर रहे हैं। मतलब राजस्थान में भी कोई चेहरा नहीं है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का हमें मालूम नहीं है वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं अगर बीजेपी जीतती है, छत्तीसगढ़ में भी कोई चेहरा नहीं है। और ये आप अगर थोड़ा देखे याद करेंगे तो 2003 में जब बीजेपी ने ये 3 प्रदेश जीते थे, तो उस टाइम बीजेपी ने ये नया रणनीति शुरू किया था कि उन्होंने 3 यंग लीडर्स को अपने चीफ मिनिस्टर के रूप में
प्रेजेंट किया था। वसुंधरा राजे छत्तीसगढ़ में, शिवराज सिंह चौहान, सॉरी, वसुंधरा राजे उमा राजस्थान में, भारती। हाँ, उमा भारती मध्य प्रदेश में, और रमन सिंह छत्तीसगढ़ में। और इनको एक साल पहले भेजा गया था कि वो ग्राउंड पे काम करें। अब इस बार वो केवल नरेंद्र मोदी के करिश्मा पे आ, ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जैसे उन्होंने कर्नाटक में लड़ा था। जी। और पता नहीं, क्योंकि ये तो प्रदेश के चुनाव हैं, और लोग बहुत, मतलब लोग की सोच अलग होती है प्रदेश के चुनाव के लिए और लोकसभा के चुनाव के लिए। जी। प्रदेश के चुनाव में वो अपने सीएम को वोट देते हैं, लोकसभा के चुनाव में वो पीएम को वोट देते हैं। अब जब बीजेपी का कोई सीएम चेहरा नहीं है, और कांग्रेस में सीएम के चेहरे हैं तीनों प्रदेश में, तो पता नहीं लोगों की सोच कैसी रहेगी, और बीजेपी को नुकसान होगा कि फायदा होगा। बाद में क्या, कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? इतने बड़े बड़े महारथी उन्होंने खड़े किए हैं इन प्रदेशों में, मतलब केंद्रीय मंत्री, एमपीज वगैरह भेजे हैं, तो बहुत कंफ्यूजन रहेगा काडर में। और जो इन्होंने दिल्ली से लोग को भेजे हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसका मतलब है कि लोकल लीडरशिप की टिकट कट रही है। लोकल लीडर्स जो हैं, जो वो एस्पिरेंट्स थे, उनकी टिकट कट रही है। तो काफी मुझे लगता है कि बीजेपी को हो सकता है कि इससे हानि हो, और पर फिर भी देखना पड़ेगा कि क्या होता बिल्कुल है। देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि ये प्रयोग है। जैसा मैंने कहा कि बीजेपी हर चुनाव को नए चुनाव के तौर पर देखती है। आशीष रंजन जी, आप किस तरह से देखते हैं ये जो नए प्रयोग बीजेपी ने किए हैं? मध्य प्रदेश जहां पर कि 2003 से लगातार सरकार है, 15 महीने बीच में छोड़कर, राजस्थान जहां पर कि रिवाज है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, और छत्तीसगढ़ जहां पर खुद बीजेपी की 15 साल सरकार रही, वो जानती है कि वहां पर जनता आसानी से अपना मूड बदलती नहीं है, तो सारे प्रयोग करके बीजेपी देख रही है। देखिए अखिलेश जी, धन्यवाद। पहले तो हम मध्य प्रदेश और राजस्थान को आंकड़े के दृष्टिकोण से देखिए। दोनों राज्यों में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों के पास, जो कांग्रेस और बीजेपी दो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों के पास लगभग बराबर वोट है। तो अगर आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखिए तो सिर्फ 2% का जो स्विंग अगर हो जाता है, वो ग्राफिक्स तो इन दोनों पार्टी में से बनाए हैं। आशीष जी 1 मिनट रुकिएगा, वो ग्राफिक्स यहाँ पर आ जाए। हमने ग्राफिक्स बनाए, जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल वही बात है कि 0.5% से भी कम का अंतर मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में पिछले चुनाव में रहा है। वो ग्राफिक्स भी हमारे स्क्रीन पर आने वाले। जी, अपनी बात पूरी करें। जी, तो सिर्फ 2% का जो स्विंग है, इन दोनों पार्टियों को जिनको भी मिलेंगी वो आराम से कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आ जाएंगी। अब दोनों में डिफरेंस है। एक तो डिफरेंस आप बोल रहे थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में कमोवेश जो जनता है थोड़ा समय देती है, और वहाँ पे जो देखिएगा वोट शेयर गैप जो है वो तकरीबन 10% का है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो वहाँ तो अगर स्विंग चाहिए तो वहाँ तकरीबन 7% का स्विंग चाहिए बीजेपी को कम से कम, ताकि वो कांग्रेस को रिप्लेस करे। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में आसान है, मतलब अगर 2%, और राजस्थान में तो ट्रेडिशन भी है चेंज होने का, तो वहां पे जो जीत बीजेपी की है वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, अनलेस कि जो लास्ट मोमेंट पे पिछले कुछ समय से कई सारे वेलफेयर स्कीम्स अशोक गहलोत की सरकार ने लॉन्च किया है उसका एक इम्पैक्ट पड़े। और खासकर महिलाओं में, महिला शब्द जोड़ना बहुत जरूरी है महिला वोटर के, क्योंकि तकरीबन 48 से 49% महिला वोटर लगभग अब हर राज्य में हैं। और जो स्कीम देखिए, चाहे वो राजस्थान में, चाहे वो मध्य प्रदेश में, चाहे कर्नाटका में, या जो हाल के समय में चुनाव हुए हैं, उसमें जो महिला केंद्रित कई सारे योजनाएं आई हैं। और उसका एक बड़ा कारण ये है, सभी पार्टियां फोकस कर रही हैं महिलाओं पे, क्योंकि वो मोर देन आइडियोलॉजिकल, जो ट्रांजैक्शनल बेनिफिट्स कहते हैं हम पॉलिटिकल थियरी की भाषा में, कि महिलाओं को अगर बेनिफिट्स मिलती है सरकार से तो वो उसको वोट में कन्वर्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और यही देखेंगे कि यहाँ मध्य प्रदेश में मैं हूँ और आपका राज्य है, बस इस बात को मैं कंप्लीट करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जो कई लोगों से जब बात करेंगे तो कहते हैं कि 3 फेज हुआ है कर्नाटक इलेक्शंस के बाद। उस समय थोड़ा कांग्रेस ने पिक किया अपनी सारी योजनाओं से, बाद में कुछ सप्ताह से या 1-2 महीने से शिवराज सिंह की जो सरकार है उन्होंने
लाडली बहना और सारे स्कीम्स के तहत काफी पिक किया। बीजेपी जो थोड़ी कमजोर दिख रही थी वो एकदम से बराबरी या उससे आगे जाती हुई दिख रही थी। लेकिन अब जो सवाल ये है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। गिरिजा जी, ये जो बात आशीष जी कह रहे हैं कि महिला मतदाता बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी, वो चाहे लाडली बहना योजना हो या कुछ इस तरह की जो महिलाओं सेंट्रिक योजनाएं हैं शिवराज सरकार की, वो फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन वही फायदा तो फिर कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में भी मिल सकता है। तो ऐसे में ये जो लोक लुभावन योजनाएं या घोषणाएं हैं, ये कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगी? नहीं, ये योजनाएं तो भूमिका निभाती है, लेकिन आप ये मत भूलिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है या मापदंड बनाया है तीनों राज्यों के लिए एक समान, वो ये भूलना नहीं चाहिए कि दो राज्यों में सरकार उसको बनानी और मध्य प्रदेश में सरकार बचानी है। तो एक ही रणनीति में दोनों स्थितियों में वो नहीं रह सकती। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यदि आप कोई सीएम का कैंडिडेट वहां घोषित नहीं करते हैं और वैसी स्थिति मध्य प्रदेश में भी रखते हैं, जहां पर आपका सिटिंग एमएलए है, और जहां पर सिटिंग एमएलए होता है वहां पर सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो होता है वो तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का चेहरा होता है, उसको घोषित करें या न करें। लेकिन यदि मान लीजिए कि वहां पर कोई वही फार्मूला अपनाया गया जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है, तो मैं समझता हूं कि टेक्निकली ये सही नहीं होगी। जहां तक महिलाओं का है, तो महिलाओं का जो शेयर है मतदाताओं में, वो भी लगभग बराबर है। लेकिन वोटिंग में आप देखेंगे तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक होती है। सवाल सिर्फ ये है कि इन योजनाओं का लाभ तब मिलेगा उन पार्टियों को, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जब उन योजनाओं का लाभ उन तक वाकई पहुंचा हो और पार्टी उन मतदाताओं को, जो पार्टी का कैडर है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, वो उस बात को लोगों तक पहुंचा पाए। यदि मतदाताओं पर को सही ढंग से उस बात को पहुंचाया जा सका तो संभव है उसका लाभ मिले, वरना सिर्फ योजनाओं से लाभ सीधे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो केवल घोषणाओं से लाभ नहीं होगा जब तक कि मतदाताओं तक इसका सीधा वास्तविक लाभ न पहुंचे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिरिजा शंकर जी, आरती जी और आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि जो बीजेपी ने आज टिकट बंटवारा किया है इसका चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ सकता है। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। तो आज जहां 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, वहीं बीजेपी ने भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए अपनी सूची जारी कर दी है। ये सूची जारी होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी के तो अधिकांश उम्मीदवार घोषित हो गए, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट का अभी तक अता पता ही नहीं है। प्रदेश ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप सूची में घोषित नाम आए हैं। अब हमारे कुल मिला के 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, 230 में से 136। बाकी सूची भी जल्दी आएगी। लेकिन कांग्रेस की सूची कहां है? अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई, लेकिन कांग्रेस की सूची का पता नहीं है। हमारे उम्मीदवार मैदान में, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही है, लेकिन कांग्रेस में तो लट्ठम लट्ठा मची हुई है। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।